नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सास सुकन्या सिंह और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में मुगलसराय जंक्शन के नाम बदलने की, जो आज बदल दिया जाएगा। अब मुगलसराय जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। नामकरण के लिए आज औपचारिक कार्यक्रम है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, सीएम योगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे समेत तमाम पार्टी के दिग्गज शिरकत करेंगे। इस दौरान करीब लगभग 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा। रेल मंत्री महिला लोको पायलट वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मुगलसराय के रेलवे यार्ड को स्मार्ट यार्ड में बदलने की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल के नाम पर शोध संस्थान और 100 फीट मूर्ति का शिलान्यास होगा। सीएम योगी भी चंदौली जिले को तमाम विकास योजनाओं का तोहफा देंगे। इस मौके पर बाकले ग्राउंड पर एक जनसभा होगी, जिसे अमित शाह संबोधित करेंगे। बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना की आज से शुरुआत हुई। पटना के अधिवेशन भवन में सीएम नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया। अत्यंत गरीब परिवारों के जीविकोपार्जन के लिए ये योजना है। इसके जरिए 1 लाख गरीब परिवारों को आय आधारित गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर प्रति परिवार 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सहयोग राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत हर 30 से 35 लक्षित परिवारों के लिए सामुदायिक संसाधन सेवी की उपलब्धता कराई जाएगी। आजीविका योजना की तारीफ करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी इस योजना से बिहार सरकार भी प्रभावित है और केंद्र ने भी ये योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिहार के कार्यक्रमों को अपने नाम से प्रचारित करते हैं। अपने बिहार में जो जीविका योजना का संचालन हुआ, तो केंद्र सरकार ने भी हमारी योजना को इतना पसंद किया कि उन लोगों ने इसी फॉर्मेट को और इसी चीज को, इसी नीति को स्वीकार किया और राष्ट्र स्तर पर आजीविका नाम से वो योजना की शुरुआत। तो बिहार में जो काम होता है, इसको तो लोग याद नहीं रखते। मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह कांड पर बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बालिका सुधार गृह में हो रही गड़बड़ियों के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी, लेकिन किसी वजह से वो वहां नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सीपी ठाकुर ने यह भी कहा कि घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री मंजू वर्मा को पद से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा। पहले थोड़ी मिली थी और हम जाने वाले थे उस दिन, लेकिन उस दिन हमको चले गए महादेव स्थान लखीसराय में, वहाँ पर पानी ढालना था। मांग हो रही तो दे देना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। नैतिकता के आधार पर अब उस काम अब ठीक है। अब तो कहने का है हो गया कि अब तो सारा काम उस पर शुरू हो गया। मंत्री तो अपने सोचे कि उनको नैतिकता के आधार पर क्या करना चाहिए, ये सोचना उनका काम है। कितना उनका डिपार्टमेंट से चूक हुई है और या नहीं हुई है, तो उसके आधार पर उनको अपने खुद डिसाइड करना चाहिए। हमारा कहने या ना कहने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तो हमको लगता है कि ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल लोग यहाँ पर पहुँच जाए उस घटना को लेकर के। दुखद बालिका गृह कांड पर राजनीति करने के लिए जेडीयू ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा कि विपक्ष की मांग पर सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सरकार कोर्ट की मॉनिटरिंग में भी मामले की जांच को तैयार है। इसके बावजूद विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है, जो निंदनीय है। त्यागी ने कहा कि वो प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि मामले का कोई भी गुनहगार नहीं बचेगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यद्यपि 12 अभियुक्त पकड़े जा चुके थे ब्रजेश कुमार समेत, लेकिन विपक्ष की मांग का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की भी निगरानी में जितने देश भर में वाई पटना अलोन, वाई बिहार अलोन, जितने भी बाल गृह इस तरह के चल रहे हैं, उन सब की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो जानी चाहिए कि नीतीश कुमार जी ना इस्तीफा देंगे और ना उनके इस्तीफा देने का औचित्य है।
सरकार के, केंद्र सरकार के एक मंत्री जब भागलपुर की घटनाओं में इन्वॉल्व थे तो सत्ता की बेसत्ता की परवाह किए बगैर नीतीश कुमार जी ने उसको गिरफ्तार किया। इसलिए करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। माइनर गर्ल के साथ जिसने भी रेप किया है ही विल बी हैंग्ड टिल डेथ, हम अश्योर करना चाहते हैं, लेकिन कृपया इसकी आड़ में राजनीति ना करें। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड मामले के खुलासे के बाद समाज कल्याण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने मुजफ्फरपुर के साथ ही मधुबनी और अररिया के सहायक निदेशक को निलंबित कर दिया है। मुजफ्फरपुर के सहायक निदेशक दिवेश शर्मा, मधुबनी के सहायक निदेशक कुमार सत्यकाम और अररिया के सहायक निदेशक घनश्याम रविदास पर गाजगिरी है। तीनों पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट मिलने के बाद भी कार्रवाई में देरी बरतने का आरोप लगा था। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी आरजेडी के मुलायम सिंह यादव साबित हो रहे हैं। रेप के मामले में जिस तरह मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, उसी तरह अब शिवानंद तिवारी ने छेड़खानी को उम्र से जुड़ते हुए कह दिया कि इसकी भी एक उम्र होती है। दरअसल तेज प्रताप और तेजस्वी पर छेड़खानी के आरोप लगे हैं, जिस पर शिवानंद तिवारी ने ये प्रतिक्रिया दी। नहीं जानते हैं कि उनका कहा कि आपने छेड़खानी की है। भाई एक उम्र होती है। आप कह रहे हैं 10 बरस पहले, 8 बरस पहले आपने छेड़खानी किया। कौन है आदमी, नौजवान जो खास उम्र में लड़कियों को नहीं देखता है, थोड़ा चुहलबाजी नहीं करता है, क्या हो गया भाई? हम कह रहे हैं आरोपी क्या, किस सजा होगी? आरोपी इसमें क्या है भाई? हमने देखा अखबार में लिखा है कि उन पर केस हुआ है, FIR हुआ है, तो कानून अपना काम करेगा। झारखंड के कई आईएएस और आईपीएस अफसरों ने संपत्ति की घोषणा की है, जिसमें कई अफसरों की संपत्ति में वृद्धि दर्ज की गई है। झारखंड के विकास आयुक्त डीके तिवारी ने देहरादून, लखनऊ, महोबा, फतेहपुर और रांची के पिठौरिया में प्लॉट होने का ऐलान किया है, जबकि गृह सचिव SKG रहाटे की कर्नाटक के बीजापुर, पुणे और ठाणे में जमीन है। आईएएस अधिकारी अरुण कुमार सिंह का दिल्ली में 25 लाख का प्लॉट है। साथ ही रांची में भी उनका प्लॉट है। इसके अलावा नोएडा और बरियातू में भी उनका फ्लैट है। वहीं आईएएस अफसर अविनाश कुमार और ए मुथु कुमार की संपत्ति भी 1 साल में बढ़ी है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए आईएएस अफसर अमित खरे के पास रांची और यूपी में प्लॉट है, जबकि आईएएस अधिकारी मस्तराम मीणा के पास रांची के अलावा बूंदी और जयपुर में भी जमीन है। यही नहीं, झारखंड के डीजीपी डीके पांडे के पास रांची, पटना, नोएडा और लखनऊ में प्लॉट और फ्लैट है। हालांकि कई अधिकारियों ने अब तक संपत्ति की घोषणा नहीं की है। गंगा सेतु की रेलिंग तोड़कर गंगा में गिरे स्कॉर्पियो की तलाशी अभियान जारी है। छठे दिन उत्तराखंड एसडीआरएफ की विशेष नेवी टीम गायघाट पहुंचकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर सर्च अभियान चला रही है। सोनार और दूसरे आधुनिक मशीनों की मदद से गंगा में डूबे स्कॉर्पियो का पता लगाया जा रहा है। हालांकि लगातार 6 दिनों से चलाए जा रहे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सर्च ऑपरेशन के बावजूद स्कॉर्पियो का पता नहीं लगाया जा सका है। आपको बता दें कि बीते 31 जुलाई को रेलिंग तोड़कर सफेद रंग की स्कॉर्पियो गंगा में समा गई थी। महात्मा गांधी सेतु पर जिस वक्त ये घटना घटी, उससे ठीक थोड़ी देर पहले कंकड़बाग थाना क्षेत्र से डॉक्टर विपिन कुमार सिंह का पुत्र आदर्श कुमार सिंह भी लापता है, जो सफेद रंग की स्कॉर्पियो लेकर घर से निकला था। और तो और आदर्श के मोबाइल का आखिरी टावर लोकेशन भी महात्मा गांधी सेतु ही पता चल रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जो स्कॉर्पियो गंगा में गिरी है, उस पर आदर्श सवार था। हालांकि जब तक स्कॉर्पियो की बरामदगी नहीं हो जाती, तब तक पूरा मामला साफ नहीं हो पाएगा। सर्च किया है वहाँ और छोटे ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट मिले हुए हैं, लेकिन उनसे अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि आगे क्या करना। अभी वो लोग नदी में गए हुए हैं। 5 सदस्यीय टीम है। सर्च ऑपरेशन सोनार और भी एडवांस सिस्टम के साथ चालू किया गया है। क्या उम्मीद की जाएगी सर इसको? देखिए, उनके पास एडवांस इक्विपमेंट सिस्टम है। होप कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बड़ी खबर खगड़िया से, जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है। यहां पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को गोली मार दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुम्हरचक्की गांव की ये घटना है। मैं कैसे 2-3 दिन पहले आई है, ठीक, इसी कारण इसको
2 लड़की है उसको भी गोली मार दिया, प्रथम उसकी माँ को भी मार दिया। लड़का अमृत कुमार फिदार बउआ लेके फिदार है। ठीक, कौन मारा गोली? इसका पति मारा। किस चीज का विवाद था? यही दहेज प्रताप का विवाद था और कुछ नहीं। ये पारिवारिक मामला है। मृतका का नाम है पूजा देवी, पति का नाम है मिथिलेश यादव उर्फ मिट्ठू, ग्राम कुम्हरचक्की, थाना मुफस्सिल, जिला खगड़िया। कितने लोगों की हत्या हुई है? कैसे? 2 बच्ची और 1 पत्नी, तीनों की हत्या हुई है। गोली लगने से हत्या हुई है। कौन इस घटना में गिरफ्तार हुआ है क्या? हाँ, इसका पति भी गिरफ्तार हो गया है। और पति ने ही मारा है तीनों को? हाँ, वो तो स्वीकारा है कि हमने ही मारा, पति ही मारा। 29 मई 1999 को कारगिल में दुश्मनों से मुकाबला करते हुए लांसनायक गणेश प्रसाद यादव शहीद हुए थे। बिहटा के रहने वाले लांसनायक गणेश प्रसाद को मरणोपरांत वीर चक्र सम्मान मिला, पर उनकी शहादत के बाद सरकार ने जो वादे किए वो अब तक पूरे नहीं हुए। रिपोर्ट देखिए। बिहटा के लई चौक पर बना ये प्रतिमा कारगिल युद्ध में शहीद हुए लांसनायक गणेश प्रसाद यादव की है। उनकी शहादत के बाद इस चौक का नाम शहीद के नाम पर रखा गया। 29 मई 2005 को तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया था। उसके बाद सरकार ने शहीद के गांव को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई घोषणाएं की, पर लांसनायक गणेश प्रसाद यादव की शहादत के 19 साल के बाद भी उनके गाँव और घर की स्थिति जस की तस है। शहीद की मां बात करते करते रो पड़ती हैं। वहीं पिता का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए वो सब अधूरे रह गए। हम लोग को कुछ नहीं मिला। मेरा बेटा तो पैदा करके हम शहीद हो गया, हम लोग को छोड़ दिया। लालू जी तो कहे कि हम पूरा गांव पूरा हम घर मकान बना देंगे। आज हमको एगो खगड़ा के मड़ई नहीं रहने के मिला है। अब हम क्या बताएं बाबू, बाल बच्चा है तो रोड पर मारल चले थे बाबू, खाला पीला बिना बालूला दिन तो न खाइए। सरकार तो घोषणा किया कि सामुदायिक भवन बनेगा, स्कूल बन जाएगा, गांव में आपको मकान बना देंगे। वो सब पटना में मकान बना दिया जाएगा, रोड बना देंगे। कोई काम नहीं हुआ। पांडेचक गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। न स्कूल है, न सामुदायिक भवन है और न ही सड़क है। ऐसे में यहाँ के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोड बनना हमने की जरूर पहला नंबर पहला रोड चाहिए, तब भी कुछ चाहिए। रोड रहेगा तब भी कुछ होगा, रोड नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। और रोड है ये नहीं है, टेम्पू नहीं आने के लिए बोलता है लाई से कि नहीं जाएंगे। शहीद गणेश प्रसाद यादव की शहादत के 19 साल बीत चुके हैं। सरकारी घोषणा के बाद भी उनके परिजन बुरे हाल में हैं। साथ ही उनके गांव की दुर्दशा पर कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं। कुणाल, न्यूज़ 18, बिहटा, पटना। सीतामढ़ी में गरीबों को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सीतामढ़ी के डीएम रंजीत कुमार ने प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी योजना से वंचित गरीबों को कैंप लगाकर उनको उनका हक दिलाने की प्रशासनिक पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, राशन की राशन, स्वच्छ भारत मिशन, आपदा से संबंधित योजना का लाभ देने के लिए बथनाहा में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों की फरियाद सुनी गई। बथनाहा में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद है जो बिचौलिए हैं उनको दूर करते हुए लोगों तक डायरेक्ट पहुंचा जाए। प्रशासन गांव तक आने के पीछे रीजन यह है कि जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, वो 100% धरातल पे उतरे और लोगों तक पहुंचे। दरभंगा में 4 करोड़ की लागत से बनी अत्याधुनिक बस टर्मिनल का नगर विकास मंत्री ने उद्घाटन किया। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने दरभंगा लहरियासराय बस टर्मिनल का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया। सुरेश शर्मा ने बताया कि दरभंगा से राज्य के विभिन्न शहरों तथा दूसरे राज्य से आवागमन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्च कोटि के बस टर्मिनल का निर्माण किया गया है। इस नए बस टर्मिनल में यात्रियों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया है। बस टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। साथ ही इस बस स्टैंड में एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो बिहार राज्य में पहला है। ये सुंदर सा बस स्टैंड जो बुडको हमारे विभाग द्वारा बनाया गया है, जो लगभग 4 करोड़ का यह लागत पर बना है, जिसका उद्घाटन हम
और महापौर हमारे यहाँ के विधायक संजय सरावगी जी, अर्जुन सैनी जी, ये सारे लोग मिलकर के यहाँ किए हैं। हम समझते हैं कि दरभंगा के विकास में और भी जो काम होगा उसके लिए राशि दी जाएगी। खबर लखीसराय से है, जहां विशनपुर मौजा से रहाटेपुर गांव तक बाढ़ कटाव निरोधक काम में व्यापक पैमाने पर अनियमितता की शिकायत सामने आई है। शिकायत की जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जांच कर संवेदकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खराब काम से नाराज ग्रामीणों ने डीएम से लेकर जल संसाधन मंत्री तक से शिकायत की है। हाजीपुर सदर अस्पताल एक बार फिर झील में तब्दील हो गया है। तेज बारिश की वजह से अस्पताल परिसर में जल जमाव हो गया है और यहां जल निकासी की कोई सुविधा नहीं होने से बारिश का पानी इमरजेंसी वार्ड, टीकाकरण केंद्र और डॉक्टर्स के चैम्बर्स में भी घुस आया है। अस्पताल में भीषण जल जमाव होने के कारण मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। मधुबनी में खुटौना थाना इलाके के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में छात्राओं के दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष की छात्राओं के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर कुछ छात्राओं की पिटाई कर दी, जिसमें 9 छात्राएं जख्मी हो गईं। घायल छात्राओं को पीएचसी में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि स्कूल में थाली धोने को लेकर छात्राओं के बीच विवाद हुआ था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद कुछ परिजनों ने स्कूल पहुंचकर छात्राओं से मारपीट शुरू कर दी। अब बात एक ऐसे नापाक साजिश की जिसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को लगी है, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त के दिन जैश ए मोहम्मद के आतंकी दिल्ली में हमला करने की फिराक में है। नापाक साजिश में लगा है जैश ए मोहम्मद। 15 अगस्त को दिल्ली दहलाने की साजिश। इब्राहिम उर्फ लंबू कर सकता है बड़ा हमला। हमले के लिए जुटा रहा है नापाक सामान। 15 अगस्त के मद्देनजर खुफिया विभाग आईबी ने दिल्ली पुलिस, इसके साथ ही एनसीआर के पुलिस प्रशासन को विशेष तौर पर एक अलर्ट भेजा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के मद्देनजर कुछ आतंकी संगठन राजधानी दिल्ली और एनसीआर को दहलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लिहाजा तमाम पुलिस प्रशासन को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है। खुफिया एजेंसियों को जो खबर मिली है उसके बाद से दिल्ली की न केवल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, बल्कि दिल्ली आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों की चेकिंग भी तेज कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को जो खबर मिली है उसके मुताबिक जैश ए मोहम्मद के आतंकी दिल्ली पर हमले की फिराक में है। जैश के आतंकी 15 अगस्त को दिल्ली पर हमला कर सकते हैं। दिल्ली पर हमले की जिम्मेदारी इस्माइल उर्फ लंबू को मिली है। इस्माइल उर्फ लंबू कौन है और कैसे रच रहा है वो दिल्ली पर हमले की साजिश, आइए बताते हैं आपको। खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस्माइल उर्फ लंबू जैश चीफ के भाई अब्दुल रऊफ का बॉडीगार्ड रहा है। इसी साल मई में एलओसी पार कर इस्माइल उर्फ लंबू घाटी में घुसा है। लगातार वेश बदलने के चलते अभी तक इस्माइल पकड़ में नहीं आया है। इस्माइल उर्फ लंबू मई से घाटी में युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगा है। इस्माइल लोकल आतंकियों के साथ मिलकर हमले की साजिश कर रहा है। हाल के दिनों में इस्माइल उर्फ लंबू की प्लानिंग पर ही घाटी में कई हमले हुए हैं और अब उसे दिल्ली पर हमले की नापाक साजिश की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि इस जानकारी के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और पुलिस के साथ सेना के जवानों को भी अलर्ट भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, जिस तरह से घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 को सुरक्षा बल अंजाम दे रहे हैं, उससे आतंकियों की कमर टूट गई है। पिछले 3 दिनों में ही 9 आतंकी मारे गए हैं, जबकि ऑपरेशन ऑल आउट के दूसरे चरण में महज 6 महीने में 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इसलिए ऐसी उम्मीद नहीं है कि आतंकी फिलहाल किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की हिमाकत कर सकते हैं। बावजूद इसके स्वतंत्रता दिवस के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग बेफिक्र होकर जश्न मना सकें। उन तमाम जो स्थान हैं जो 15 अगस्त के मद्देनजर काफ़ी संवेदनशील माने जा रहे हैं, उस स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कही गई है। वीडियो जर्नलिस्ट
मुनमुन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। गुजरात के आणंद में एक कार बीच सड़क पर धू धू कर जल उठी। पीपली के पास इस कार में पहले चिंगारी निकली और कुछ ही मिनट में पूरी कार आग में फैल गई। गनीमत यह रही कि कार में आग पकड़ने से पहले इसमें बैठे लोग बाहर निकल आए थे। गुजरात में पुलिसकर्मियों की एक बस पलटने से 4 पुलिस वालों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 35 पुलिस वालों को लेकर ये बस कच्छ आ रही थी, तभी पाटन के पास एक ट्रक की टक्कर से ये पलट गई। रात 2 बजे हुई इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए, जिन्हें पाटन और मेहसाणा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।